प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12वीं का हिंदी ऐच्छिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय सरोज स्मृति। सरोज स्मृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे, जो संभावित प्रश्न है आपके 2026 जो आने वाले एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसमें ये 12वीं के एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ये संभावना है, काफ़ी संभावना है आएगी, क्योंकि बहुत ही वीवीआई प्रश्न इसे आप मान लीजिए, ठीक है? तो आइए हम शुरू करने से पहले इसके कुछ पाठ का जो परिचय है बताते हैं। देखिए, सरोज स्मृति जो है, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी इनका उपनाम है, ठीक है? मतलब इनकी उपाधि है। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1898 और मृत्यु 1961 में हुई थी, ठीक है? इसको याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसका हम कुछ पाठ परिचय हम इसको देखते हैं थोड़ा, ठीक है? यहाँ से उसके बाद में इसके प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसका पाठ परिचय है। देखिए, अ, सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर स्मृत है। उसकी जो पुत्री थी उसका नाम था सरोज, ठीक है? उस पर ये केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। मतलब इसके बेटी का जब दिवंगत मतलब मृत्यु हो जाती है, उस पर उसका पिता का जो रोते हैं, विलाप को दर्शाया गया, ठीक है? पिता के इस विलाप में कभी-कभी शकुंतला की याद आती है। कवि को कभी पिता का जो इस विलाप है, पिता उसका जब रो रहे थे, तो कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की, बेटी के रंग रूप की पत्नी का। देखिए, बेटी के रंग रूप में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति उसका कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता का बोध प्रकट हुआ है। कवि का जीवन संघर्ष भी इस कविता के माध्यम से प्रकट किया गया। ये बहुत अच्छी कविता है, ठीक है? चलिए अगले वीडियो में इसका हम कविता पर एनालिसिस करेंगे इसका, है ना? आज इसके कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए हम बढ़ते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा। चलिए, देखिए पहला प्रश्न है, सरोज के वधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है? सरोज के नववधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जब वो वधू बनी थी, नई-नई दुल्हन बनी थी, उसका सब रूप का वर्णन करना है आपको, ठीक है? चलिए, उत्तर देखते हैं। देखिए, नववधू के रूप में सरोज अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। उस पर कलश का पवित्र जल छिड़का गया। उसके होठों पर मंद हँसी बिजली के समान प्रतीत होती थी। उसके हृदय में पति की सुंदर छवि विद्यमान थी। अपने दाम्पत्य जीवन की सुखद कल्पना में उसका अंग-अंग खिल रहा था। सरोज की आँखें लज्जा और संकोच के कारण झुकी थी, जिनमें एक अद्भुत चमक विद्यमान थी। उसके अधर काँप रहे थे। उसके सौंदर्य में रति का साकार रूप दिखाई दे रहा था। ठीक है? चलिए, समझ गए होंगे आप लोग? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न है, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? ठीक है? देखिए, उत्तर देखते हैं। संतान के विवाह के अवसर पर यदि माता-पिता में से किसी एक का अभाव है, तो उनका स्मरण आना स्वाभाविक बात है। ठीक है? अगर देखिए, जब कोई शुभ काम होती है, शादी-विवाह, तो जो नहीं होता है फैमिली में, उसकी याद आ जाती है। ठीक है? वैसे शुभ घड़ी पर। कवि निराला ने अपनी पुत्री सरोज को माता-पिता दोनों का प्यार दिया। अपनी पुत्री के विवाह आयोजन पर अपनी पत्नी की याद आना स्वाभाविक था। ठीक है? अ, साथ ही सरोज में उन्हें अपनी पत्नी की ही प्रतिमूर्ति दिखलाई पड़ती। मतलब उसको अपनी पत्नी में अपनी पुत्री में पत्नी की छवि दिखाई पड़ती थी, ठीक है? प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ती थी। सरोज के वधू रूप को देखकर उन्हें अपने यौवन की प्रथम गीति याद आ गई, ठीक है? यानी मतलब जो सरोज का जो यौवन रूप को देख कर के सरोज के वधू रूप को देख कर के उसे अपने यौवन की प्रथम गीति याद आ गई, ठीक है? जिसे उन्होंने अपनी प्रिया के साथ वो गीत गाया था कभी, ठीक है? चलिए, समझ गए होंगे, बड़ी ही सारा आसान भाषा में है ये। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न है, आकाश बदल कर आकाश बदल कर बना मही, आकाश बदल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी और किनकी ओर संकेत
करते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं, उत्तर देखते हैं। आकाश का रूप निराकार है तथा मही का रूप मही साकार रूप में है। आकाश शब्द से कवि निराला अपनी दिवंगत पत्नी के निराकार रूप तथा मही शब्द से पुत्री सरोज के साकार रूप की और संकेत कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, कवि निराला अपनी पत्नी की छवि सरोज में देखते हैं। एक निराकार है तथा दूसरा साकार है, मतलब निराकार कौन है? निराकार है उसकी पत्नी है और साकार कौन है? उसकी पुत्री मतलब सरोज, ठीक है? मही जिसको कहा गया। स्वर्गीय पत्नी आकाश की तरह निराकार है, तो पुत्री धरती की तरह साकार है। आकाश उसकी पत्नी और मही उनकी पुत्री की ओर संकेत करते हैं, ठीक है? चलिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगला प्रश्न है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? ठीक है? देखिए, उत्तर देखते हैं। देखिए, सरोज का विवाह अत्यंत सादगीपूर्ण तरीके से हुआ था। इसमें किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या दिखावा नहीं था। विवाह का निमंत्रण पत्र किसी को नहीं भेजा गया। केवल कुछ सौजन ही विवाह के अवसर पर उपस्थित थे। कवि निराला ने माता-पिता दोनों के द्वारा की जाने वाली सभी वैवाहिक रस्मों को स्वयं निभाया। ना तो कोई संगीत था और ना ही रात्रि जागरण। मौन के बीच विवाह बड़ी सादगी तथा शांति के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद पुत्री को दी जाने वाली कुल शिक्षा स्वयं पिता निराला ने दी तथा पुत्री के लिए पुष्प सेज भी पिता ने ही तैयार की। वास्तव में सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न था। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतला, देखिए क्या है प्रश्न नंबर 5। शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? ठीक है? देखिए, शकुंतला कालिदास जो भारत के बहुत ही महान लेखक कवि थे। भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। इनकी एक रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम, नाटक की नायिका है कौन? शकुंतला, ठीक है? जिसका लालन-पालन कण्व ऋषि ने अपने आश्रम में किया था। मातृहीना मतलब माँ नहीं थी उसकी, मातृहीना शकुंतला का विवाह कण्व ऋषि के हाथों बड़े ही सादगी से संपन्न हुआ। कवि ने अपनी पुत्री सरोज के विवाह में माता-पिता दोनों का दायित्व स्वयं निभाया था। शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि मातृहीना पुत्री सरोज की ओर संकेत करना चाहते हैं, ठीक है? जिस प्रकार से शकुंतला का विवाह कण्व ऋषि ने किया था, माता-पिता का प्यार दिया था, उसी मातृहीना थी मतलब माता नहीं था उसका, उसने विवाह किया उसी प्रकार से अपनी पुत्री को भी मातृहीना पुत्री को भी इन्होंने ही सारा अ, माता-पिता दोनों का दायित्व इन्होंने खुद निभाया था, इसलिए सरोज की ओर संकेत करता है, समझे ना? शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि ये संकेत करना चाहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, वह लता वहीं की वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित अ, उद्घाटित किया गया है? ठीक है? चलिए, उत्तर देखते हैं। सरोज की माता की मृत्यु के बाद उसका लालन-पालन ननिहाल में हुआ, ठीक है? नानी घर में हुआ मतलब ननिहाल में हुआ। सरोज ने वहीं अपना होश सँभाला और वहीं की मिट्टी में पलकर बड़ी हुई। कवि ने सरोज की माता को लता तथा सरोज को कली कहा है। वह कली सरोज वहीं पर खिली जहाँ लता उसकी माँ थी। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न है, कवि ने अपने पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? ठीक है? देखिए, उत्तर देखते हैं। भारतीय संस्कृति में दिवंगत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए विधिवत तर्पण करने का विधान है, ठीक है? तर्पण वस्तुतः धन्य-दान का अर्पण होता है। कवि अपनी पुत्री को सामान्य तर्पण नहीं देता, वह उसे समस्त सद्कर्मों का तर्पण देता है, ठीक है? चलिए, इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न का जो संग्रह था ये आज खत्म हो गया। तो कैसा लगा हमारा सेशन? आप लाइक, कमेंट करके बताइएगा और शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है? और मिलते हैं अगले क्लास में, हम इसका सरोज स्मृति के कुछ इसके कविता का कुछ एनालिसिस हम करेंगे और फिर कुछ इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू टाइप का और कुछ और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसे मैं लेकर आऊँगा, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए